नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द कोचिंग एक्सप्रेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो है हिस्ट्री की सेकंड क्लास जो लेकर के आ गए हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कल मैंने यहाँ से 1 से 51 तक कराए थे पहली क्लास में। अब मैं दूसरी क्लास में यहाँ से 52 to 101 तक यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने 52वां क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जैसे कि सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। तो सल्तनत काल में जो है आपके फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण यहाँ पे कराया था। तो आपने अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसको यहाँ पे सल्तनत कालीन अकबर भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। और सिंचाई हेतु निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। जो सिंचाइयों के लिए निर्माण कराने वाला जो पहला शासक था वो था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। और क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता जो है हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ तक की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। यहाँ पे आपके लाहौर अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो आ सकता है। और इसके बाद 54 क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद जो है वो है जमेत खान मस्जिद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमेत खान मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमेत खान मस्जिद लाल पत्थर से बनी हुई है। जो मस्जिद है वो लाल पत्थर से यहाँ पर बनी हुई है। यह मस्जिद जिमामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। और मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के काल में यहाँ पे बनी थी। उसके बाद 55 क्वेश्चंस की बात करें तो 55वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है। तो महान अशोक सम्राट का जो अभिलेख है वो कर्नाटक से नहीं मिला है। तो वो कौन सा अभिलेख है यहाँ पे हमारा गुर्जरा अभिलेख। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जरा। मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेखों की उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में मिला है। मतलब अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। उसके बाद 56 क्वेश्चन की बात करें तो 56वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है वो यहाँ पे बुद्धचरित ग्रंथ है। यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धचरित। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म में एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों व कानूनों का उल्लेख है। विनय पिटक में यहाँ पे बौद्ध संघ के नियमों व कानूनों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है आपका। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद 57 क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हमारे यहाँ पे जो है शाहजहाँ ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, मुगल काल में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से कराया था। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारों व गुम्बद हैं। इसे शाहजहाँ के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। उसके बाद 58 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा 58 क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड में ड्यूप्ड टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित कर पुनः भारत में आयात करते थे, रेलवे की स्थापना आदि। और उसके बाद 59 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा 59 क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों द्वारा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों में जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो उसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। तो अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेस को 1837 ईस्वी में यहाँ पर मिली थी। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ में मेंगवार दिल्ली में गाड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन 60 की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 60 है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, लोधी वंश की। तो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशेषता है इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग। उसके बाद 61 की बात करें, 61 क्वेश्चन की हम तो यहाँ पे हमारा 61 क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसको पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर। साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। उसके बाद क्वेश्चन 62 की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन 62 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1940। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो और इस अधिवेशन में पहली बार अगर मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 63 की बात करें हम यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन 63 है, किस मुगलकालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह को। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शारीरिक की धमनियाँ कहा था। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रक रोड निर्माण करवाया था, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा है। कानूनगो ने यहाँ पर शेरशाह को धूल में खिला फूल जो कहा है। उसके बाद क्वेश्चन 64 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन 64 है, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया। तो चीन का राजदूत जो है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता को किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। उसके बाद मोरक्को निवासी विदेशी यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जो इब्न बतूता था वो यहाँ पे आपका विदेशी यात्री था। उसने अपनी किताब रेहला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन 65 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था। तो मुगल बादशाह बाबर जो था वो फरगना का निवासी था। आपका राइट आंसर हो जाएगा फरगना। उसके बाद क्वेश्चन 66 की बात करें तो क्वेश्चन 66, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी। तो क्रिप्स मिशन को जो है उत्तर तिथि चेक की संज्ञा जो दी थी वो हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने दी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उसे उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। उसके बाद क्वेश्चन 67 की बात करें हम यहाँ पे तो निम्नलिखित में से किस हिंदूशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो जो स्वयं जो आत्मदाह किया था वो यहाँ पे हमारे जयपाल ने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब में हिंदूशाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया गया था। इसमें जयपाल पराजित हो गया और
गिलानी होने पर वह स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर ली। जयपाल का राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी उदय भांडपुर बेहद थी। उसने जो खुद अपनी आत्महत्या के लिए कर ली थी यहाँ पे मोहम्मद गजनवी द्वारा हराए जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो हिंदू देवी की आकृति जो अंकित थी वो जो हमारे सिक्के चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। और इसके बाद बात करें मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंद की आकृति, दूसरी तरफ तत्कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। उसके बाद 69 क्वेश्चन की बात करें 69 की, तो मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो कंठा भरड़वाड़ी जो विलास की उपाधि थी वो जो है अकबर ने दी थी तानसेन को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। इन्होंने रुद्र बीड़ा वाद्य यंत्र की खोज की एवं मियाँ की रोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हार जैसी रागों का आविष्कार भी किया था। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो जो हमारा यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो आपका राइट आंसर है। उसके बाद सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अर्थवेद में है, अथर्ववेद में है। भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। सोमपेय पदार्थ के देवता थे जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी? तो बंगाल के बाहर जो शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने की भूमिका रही थी वो यहाँ पे हमारी रही थी बाल गंगाधर तिलक जी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस, मतलब यहीं से आपका जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है, के रूप में मनाया गया। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारत वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। उसका क्वेश्चन 71 की बात करें तो गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो वो था हमारा जो है असहयोग आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे। नंबर 1 रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। और नंबर 2 हमारे यहाँ पर आया था नकारात्मक कार्यक्रम, सरकारियों की उपाधि के सामानों को लौटाना, विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना आदि। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लेने वाली जो पहली महिला थी वो थी यहाँ पर गौतमी प्रजापति, जो कि यहाँ पर बात करें कि गौतमी प्रजापति, तो गौतमी प्रजापति बुद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला थी। यह महाराज शुद्धोधन की पत्नी थी और महात्मा बुद्ध की मौसी जी थी। यहाँ पे इन्होंने इनका महात्मा बुद्ध का जो है लालन पालन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, निम्न में से चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था? कौन जो है
चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो हम बात करें यहाँ पे चरक जो है इनके नवरत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे कालिदास, बेताल भट्ट, घटकर पर, शंकु, छपड़क, वररुचि और अमर सिंह, धन्वंतरी एवं वराहमिहिर था। और उसके बाद चरक कनिष्क कुषाण का राजवैद्य था। जो चरक था वो कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष व नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान यहाँ पे रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन 75 यानी कि 75 की बात करें हम यहाँ पे, तो मौर्य शासक के बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था। जो तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए जो किस शासक को यहाँ पे भेजा था, तो यहाँ पे जो है अशोक को भेजा हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या, मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह दबाने में सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो हमारे यहाँ पर 76 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड्डों को पराजित किया था। तो हुड्डों को जो पराजित किया था वो स्कंदगुप्त ने किया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त ने हुड्डों को पराजित किया था। हुड्डों के मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थी। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 67 मतलब 77 की बात करें 77 की, तो यहाँ पे हमारा 77 क्वेश्चन है। निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। मतलब जो गुप्तकालीन पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनको यहाँ पे मिलान करना है। तो मेघदूत जो है यहाँ पे कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हम इसकी बात करें यहाँ पे मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने यहाँ पे लिखी हुई है। और हर्षचरित्र की बात करें तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। और मृच्छकटकम जो है शूद्रक द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक का 2, बी का 1 और सी का 4। तो हमारे यहाँ पे डी जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 की, तो यहाँ पे हमारा 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अपनी बेटी का विवाह किया था वो किस शासक ने यहाँ पे किया था, तो वो था यहाँ पे रुद्रसेन द्वितीय से यहाँ पे जो किया था इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह जो रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत से भगाया था। वाकाटक दक्षिण भारत का राजवंश था। बिना सहयोग के शकों को हराना आसान नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 79 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। मंदिर या विहार को देश से जो सुमेलित करना कौन से देश में स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करें अपनी जो है अंकोर वाट मंदिर जो है अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। तो यहाँ पर कंबोडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें माइसन टेम्पल, तो माइसन टेम्पल जो वियतनाम में स्थित है। और बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है यहाँ पे इंडोनेशिया में स्थित है। आनंद मंदिर म्यांमार में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। तो हुसंग शाह ने जो निर्माण कराया था वो मांडुगा किला का यहाँ पे निर्माण कराया था। मांडुगा किला क्या है? मांडुगा किला, इसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। जो देश के सुंदर किले हैं उनमें इसकी जो मांडुगा किले की गणना होती है। किले के चारों ओर बुर्जदार दीवार का निर्माण हुआ है। इसमें मेहरबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाज़ा अधिक महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरवाज़ा जो है इसमें अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो हमारा क्वेश्चन 81 नंबर है। भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुम्बद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था।
तो भारत में जो सर्वप्रथम दोहरे गुम्मद का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था हुमायूं के मकबरे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुम्मद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विविधता बेगा बेगम हाजी बेगम ने शुरू कराया था। मुगल काल में सर्वप्रथम 4 भाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं मकबरे में किया गया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 82 की बात करें 82 की, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया था। तो ब्राह्मणों से भी जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में वसूला गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं के तहत ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगाया था, क्योंकि जब मुसलमानों से ज़कात धार्मिक कर वसूला जाता था तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया। उसके बाद क्वेश्चन 83 मतलब 83 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 83 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार पर्दा सरकार का काल था। तो जो पर्दा सरकार का काल है वो हमारा 1560 से 1562 ईस्वी तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। मुगल काल में पेटीकोट सरकार 1560 से 62 ईस्वी तक चली थी, क्योंकि अकबर छोटा था और बैरम खां के संरक्षण में मुगल शासन चल रहा था। इस समय अकबर की दाहिमा महिमा आनंगी और जीजा अनगा ने पर्दे के पीछे शासन की बागडोर संभाल रखी थी, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन पर्दों का सरकार भी कहते थे। उसके बाद क्वेश्चन 84 की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण बी, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और तथा बी ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है बिल्कुल। कलिंग दक्षिण भारत को अपने स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता था। उसके बाद क्वेश्चन 85 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन 85 है यहाँ पे, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी। तो दिल्ली की जो राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जो कहा था वो थे अरुणडेल कमेटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश जो है अरुणडेल कमेटी ने यहाँ पे की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के दौरान ही किए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन 86 यानी कि 86 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 86वां क्वेश्चन है, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो जो प्रथम शासक सुल्तान कहलाने वाला जो प्रथम शासक बना था तो वो था यहाँ पर महमूद गजनवी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और महमूद गजनवी इस्लामिक इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद क्वेश्चन 87 की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 87 87 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। जो आईने अकबरी जो एक कृति है ऐतिहासिक वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा जो उसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी के 5 भाग है, इसके 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को स्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर की गई थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इसमें 4 साल की मतलब 4 महीने की यहाँ पे इनको सजा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 89 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सूची एक व निम्नलिखित में से सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलाना है दोस्तों। तो हम बात करें दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था, तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर का अंत जो है हमारा हुआ था 1563 ईस्वी में। और जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद करें दीन इलामी की शुरुआत यहाँ पे 1582 में हुई थी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन 90 है यहाँ पे, सर टॉमस रो को किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में जो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में आया था, तो वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में भारत आया था। जनवरी 1616 में अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंगभंग से संबंधित था। तो बंगभंग से जो संबंधित वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। और वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय सांप्रदायिक के बीच बोने के लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को लाया गया था और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को प्रशासनिक मजबूरी बताया था। इसके बाद 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के रूप में रद्द हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1557 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था पॉमस्टर्नन। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली था जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। उसके अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर ब्रिटिश सेना में एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था और उस राज्य की विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देती है। उसके बाद 94 की बात करें तो हमारा 94 क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा हुई थी या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था तथा 26 नवंबर 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद 95 क्वेश्चन की बात करें तो हमारे यहाँ पे 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। तो हमारा मिला था धौलावीरा से। तो यहाँ पर इसकी बात करें सैंधव सभ्यता में धौलावीरा से सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं जो सैंधव लिपि की जानकारी देते हैं। हड़प्पाकालीन लिपि भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी थी जिसमें संभवतः 400 अक्षर हैं। धौलावीरा की खोज 1990 से 91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। उसके बाद 96 क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था। तो वो था टंका। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार के लिए वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका चलवाया था वो 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल भी प्रारंभ कराया था। 175 ग्रेन का था और उसने तांबे के जीतल भी यहाँ पर प्रारंभ कराए थे। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार को पदवी से विभूषित किया गया था। तो वो था यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह। जो बारदौली सत्याग्रह था उसको आयोजित करने के उपलक्ष्य में सरदार
वल्लभ भाई पटेल थे, उनको जो है सरदार को पदवी से विभूषित किया था। बारदौली गुजरात से सूरत जिले में स्थित 1928 ईस्वी में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई जी को यहाँ पे प्रदान की थी। उसके बाद 98 क्वेश्चन की बात करें 98 की, तो हमारे यहाँ पे 98वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो वो था यहाँ पे औरंगजेब। और मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। इसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तोड़वाया, जजिया कर पुनः लगवाया, आदि हिंदू विरोधी कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया नील की खेती करने वालों के ऊपर अत्याचार। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का एक परिणाम नील आंदोलन भी है, नील आंदोलन भी था। इसलिए दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा था? तो सल्तनत काल में जो राजभाषा का दर्जा था वो फारसी भाषा का था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांतों की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का विकास होता गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष था वो किसके द्वारा निम्नलिखित में से किया था? तो वो था यहाँ पे बीजापुर के खिलाफ जो है किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे क्लास में जो है 101 क्वेश्चन जो है आपको करा दिए हैं दूसरी क्लास में। अब अगली क्लास में यहाँ से हम लेकर के आएंगे 102 से 52 क्वेश्चन लगभग करीब लेके आएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि कोई क्वेरी हो तो हमें यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।